बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जो जो रात बीतती जा रही थी, मेरी परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। असगर ने मुझे कहा था मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब तक तो वो लौट कर नहीं आया था। ये इलाका भी ऐसा था जहाँ अकेले ठहरना ठीक नहीं था, और मैं तो अकेली लड़की यहाँ पर कई घंटों से बैठकर असगर का इंतज़ार कर रही थी। असगर मेरा छोटा भाई था। आज मैं उसके साथ इस इलाके में एक बहुत अहम काम के लिए आई थी। दरअसल मेरी अम्मा दाई थी और अक्सर आसपास के गांव में किसी न किसी हामला औरत की देखभाल के लिए आती जाती रहती थी। उस दिन भी अम्मा पास के गांव में एक औरत के यहाँ गई थी, जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। लेकिन पूरा दिन हो चुका था, अम्मा वापस नहीं आई थी। आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो पूरे दिन बाद भी वापस ना आए। इसलिए घर में मौजूद हम सब लोग परेशान हो गए। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो सबको तसल्ली देना भी मेरे लिए बेहद ज़रूरी था। अब्बा का इंतकाल तो बचपन में हो गया था। घर की सरबराह अम्मा ही थी। जब भी कहीं जाती तो मुझे हदायत देकर जाती थी कि पीछे अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। अम्मा हमेशा चंद घंटों में लौटकर वापस आ जाती थी, लेकिन अब रात पड़ चुकी थी, लेकिन अम्मा वापस नहीं आई थी। मैंने गांव के बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी अम्मा को दूसरे गांव जाते हुए नहीं देखा था। वो तांगे वाला जो अम्मा को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाता था, जब मैंने उससे भी पूछगछ की तो उसने कहा कि मैं तो आज तुम्हारी अम्मा को कहीं लेकर ही नहीं गया हूँ। वो अड्डे पर आई ही नहीं थी। उन्हें गांव में किसी ने भी नहीं देखा था। बहुत ज्यादा पूछताछ करने पर मुझे एक औरत से पता चला कि आज सुबह उसने अम्मा को पहाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ जाते देखा था। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि अम्मा पहाड़ी की तरफ क्यों गई थी। वहां पर तो ऐसा कोई काम नहीं था जो उन्हें वहां जाने की जरूरत पड़ती। वैसे भी उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। उस पहाड़ी का नाम सुनकर हम सबके पसीने छूट जाते थे। पूरा एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अम्मा वापस नहीं आई। हमारा इंतजार ज़ाया हो गया। अगले दिन जैसे ही शाम ढली, मैंने अपने भाई असगर से कहा कि मेरे साथ चलो, हम अम्मा को ढूंढ कर आते हैं, क्योंकि गांव में से कोई भी पहाड़ी वाली तरफ जाने को तैयार नहीं था और आसपास हर जगह ढूंढ लिया था। अम्मा कहीं भी मौजूद नहीं थी। असगर ने कहा कि बाजी, हम पहाड़ी पर कैसे जाएंगे? आप तो जानती हैं ना पहाड़ी के बारे में। मैंने उसे समझाया और कहा कि वो लोगों की झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अम्मा को ढूंढ कर आएंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। हमें अम्मा को हर हाल में ढूंढना है। अपने बहन भाइयों के पास मैंने एक पड़ोसन को बिठा दिया और असगर को साथ लिए बाहर की तरफ निकल आई। मेरी पड़ोसन बोली, फिजा, एक बार सोच लो, ये ना हो तुम्हें लेने के देने बढ़ जाएं। मगर मैं अब किसी भी तरह रुक नहीं सकती थी, इसलिए तेज तेज कदमों के साथ पहाड़ी वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगी। सूरज ढल चुका था और अंधेरा पूरे गांव पर छा गया था। मैंने हाथ में मजबूत टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त अम्मा की तलाश हर चीज पर हावी थी। असगर डर रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज तेज चलने लगी। हमारे आसपास का इलाका बेहद सुनसान था। बस इक्का दुक्का जानवरों के खुराने की आवाज आ जाती थी, क्योंकि जंगल यहाँ से कुछ ही फासले पर मौजूद था। जब भी कोई जानवर खुराता, सन्नाटे में एक अजीब सा शोर मच जाता। जानवरों की खराहट से तो वैसे भी मुझे सख्त डर लगता था। काफी देर हो चुकी थी और अब हम पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। पहाड़ी काफी ऊंची थी। हमें उसकी चोटी पर पहुंचकर पिछली तरफ उतरना था और उसमें कई घंटे लग सकते थे। मैंने असगर से कहा कि कुछ देर के लिए हम यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। असगर कहने लगा, बाजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। पानी तो हम साथ लाए ही नहीं थे, लेकिन आसपास गांव वालों के घर थे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ, तुम भाग के जाके किसी से पानी लेकर आ जाओ। उसने मेरे हाथ से टॉर्च ली और वहां से एक घर की तरफ चल पड़ा। मैं वहीं बैठी उसे दूर जाते देख रही थी।
थोड़ी देर बाद वो मुझे नजर आना बंद हो गया। अब मैं उसकी वापसी का इंतजार करने लगी कि कब वो वापस आए और हम दोनों ऊपर की तरफ जाएं। आसपास मैंने निगाह दौड़ाई तो घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में दरख्त किसी ह्योले की मानिंद लग रहे थे। यूं लग रहा था जैसे सारे इलाके में बड़े बड़े खौफनाक ह्योले खड़े हों। ऐसे मंजर को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। आज आसमान भी तारों और चांद से बिल्कुल खाली था। स्याह आसमान देखकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और इस एहसास से बाहर निकाला और असगर का इंतजार करने लगी। कुछ लम्हे गुजरे, फिर मुझे बेचैनी होने लगी क्योंकि असगर अब तक वापस नहीं आया था। अगर वो करीब के ही किसी घर में गया था तो अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। इतना दूर भी नहीं था वो घर जो वो इतना वक्त लगा रहा था। लेकिन फिर मैंने कुछ देर और इंतजार करना मुनासिब समझा। अब 15 मिनट गुजर चुके थे और उसकी वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मेरे हाथ में तो टॉर्च भी नहीं थी। वो टॉर्च को अपने साथ ही ले गया था। अब मैं क्या करती? मैंने पहाड़ी की तरफ देखा। पहाड़ी पर चढ़ूं या फिर असगर को ढूंढने जाऊं? ये दो सवाल मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मुझे किसी एक का जवाब भी मालूम नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि असगर कहाँ पर है। मैंने वहीं बैठे बैठे उसे जोर से आवाज लगाई, असगर जल्दी आओ, देर हो रही है। सन्नाटे में मेरी आवाज दूर तक गूंजी थी, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। अब तो मुझे शदीद परेशानी लाहक हो रही थी। ये सुनसान सा इलाका था और यहाँ के बारे में लोगों में अच्छा गुमान नहीं पाया जाता था। अब मुझे डर लग रहा था। काश मैं भी उसके साथ चली जाती। अकेली क्यों रुकी रही? अब भी देर नहीं हुई है, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। यही सोचकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक से मेरे हलक से एक खौफनाक चीख निकली और मेरे कदम वहीं के वहीं गड़े रह गए, क्योंकि मेरे बिल्कुल ऐन सामने। मेरा नाम फिजा है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ खास वास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि अम्मा ने बहुत बार कोशिश की कि मुझे स्कूल भिजवाएं और कम से कम मैं मैट्रिक ही कर लूं, लेकिन मैंने हर क्लास में फेल होकर उनके इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। मुझे पढ़ाई से ज्यादा सिलाई कढ़ाई करना और दीगर काम करना पसंद था। गांव के लोग अम्मा को कहते थे कि क्यों बेचारी को जबरदस्ती स्कूल भिजवाती है, छोड़ दो ना, वैसे भी शादी करके इसने चूल्हा चौकी करना है, तो जो काम इसे पसंद है वही करने दो। आखिरकार अम्मा ने तंग आकर मुझे स्कूल से हटवा ही दिया, वरना शायद वो मुझे मैट्रिक करवा कर ही दम लेती। जैसे ही अम्मा ने स्कूल से हटवाया, मेरी खुशी की इंतहा न रही। गांव में हर कोई मुझे अच्छे से जानता था। कभी भी किसी के घर होती तो कभी किसी के घर, जिसके घर भी बैठी होती काम काज में उसका हाथ बटाने लग जाती। बहुत छोटी थी तो अब्बा का इंतकाल हो गया था। अम्मा ने ही घर संभाला था और हम सबको बड़ा किया। अम्मा एक दाई थी, लेकिन इस पेशे से इतनी कमाई नहीं होती थी, इसलिए साथ में सब्जी की एक रेहड़ी भी लगा ली। गांव में हर मौसम की सब्जियां अम्मा के पास मिलती थी, इसलिए लोग खूब अम्मा से चीजें खरीदते थे। आजकल गांव में भी लोगों को खुद से सब्जियां वगैरह लगाकर और उनकी देखभाल करने के बाद पकाने का कोई इतना शौक नहीं रहा था। हर इंसान को बनी बनाई चीज चाहिए होती है। अम्मा भी ये भाम गई थी, इसलिए उन्होंने खुद अपने पास हर तरह की सब्जियां लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। मैं इस काम में अम्मा का हाथ बटाती थी। अपने बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे छोटे 4 बहन भाई थे। मुझे बचपन से ही जिम्मेदारी का एहसास था। अपने बहन भाइयों का खूब ख्याल रखती थी। जब अम्मा काम कर रही होती तो मैं हर तरह से उनका ध्यान रखती थी। मैंने एक तरह से पूरा घर संभाला हुआ था। अम्मा काम से इतना थक जाती थी कि उनके अंदर घर के काम करने की हिम्मत नहीं रहती थी। वैसे भी अब वो बूढ़ी हो रही थी, उन्हें जोड़ों का दर्द भी रहता था, लेकिन फिर भी जब भी किसी को दाई की ज़रूरत पड़ती और वो अम्मा को बुलाता तो अम्मा फौरन से चली जाती, ताकि किसी की मदद भी हो जाए और कुछ पैसे भी हाथ आ जाएं। अम्मा का इरादा था कि अगले 2-3 साल में मेरी शादी कर दें, ताकि मैं अपने घर बार की हो जाऊं। लेकिन मसला ये था कि मैं एक दाई की बेटी थी, जिससे शादी करने को कोई भी राजी नहीं था।
सब अम्मा का मजाक उड़ाते थे कि वो एक दाई है, और मेरा भी कि मैं एक दाई की बेटी हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। वैसे तो जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी अम्मा की खिदमत हासिल कर लेते थे, लेकिन बाद में मजाक ज़रूर उड़ाते थे। मुझे लोगों की इस मुनाफकत पर बेहद गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे नज़दीक तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था, हर काम मेहनत का होता है, और मेरी अम्मा कोई गलत काम नहीं करती थी जिस पर उनका ऐसे मजाक उड़ाया जाता। अम्मा जान गई थी कि इस गांव में तो मेरी शादी हरगिज नहीं होने वाली, और मेरे खानदान वाले उनमें से तो कोई भी अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ करने को तैयार नहीं था। मेरे खानदान वाले करीब के गांव में ही रहते थे। मेरे ननिहाल और ददियाल दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। अब्बा सालों पहले इस गांव में आकर बस गए थे, इसलिए हम अब तक यहीं पर थे। अब्बा की मौत के बाद किसी ने भी हमें पूछा नहीं। यूं लगा जैसे हम इजाफी बोझ थे जिससे उनकी जान छूट गई। इसलिए अम्मा को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि खानदान में कोई अपना रिश्ता देगा। वैसे भी उनसे हमारा मिलना जुलना बिल्कुल ना होने के बराबर था। दरअसल खानदान वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अम्मा दाई का काम करें। जब अब्बा ने अम्मा से शादी की थी तब भी सबने यही कहकर उन्हें मना किया था कि वो एक दाई है, तुम इससे क्यों शादी कर रही हो। लेकिन अब्बा को अम्मा पसंद थी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। मैं बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ खेलने के लिए गांव से काफी दूर चली जाया करती थी। गांव में मौजूद पहाड़ी एक ऐसी जगह थी जहां मुझे खेलना बेहद पसंद था, लेकिन मैं जब भी वहां जाती अम्मा मुझे बहुत मारती और कहती कि मैं तुझे मना करती हूँ, इस जगह पर मत जाया कर, आइंदा तू इस पहाड़ी के करीब भी नहीं जाएगी। मैं जब भी अम्मा से पूछती कि ऐसा क्यों, आखिर वहाँ क्यों नहीं जा सकती, तो वो मुझे बोलती वहाँ पर जिन्नात रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि वहाँ अगर जिन्नात रहते हैं तो मुझे नजर क्यों नहीं आते। और जब यही सवाल मैं अम्मा से करती तो अम्मा कहती कि जिन्नात इंसानों को नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो तुम पर साया कर देंगे और तुम बीमार पड़ जाओगी, इसलिए आइंदा वहाँ पर मत खेलना। लेकिन मैं फिर भी अम्मा से छुपकर अपनी गुड़िया वगैरह लेकर वहाँ बैठकर खेलने लग जाती थी। एक दिन मैं अकेली वहीं बैठकर खेल रही थी। मैंने पास अपनी गुड़िया रखी हुई थी। वो प्लास्टिक की गुड़िया थी, ना बोलती थी ना चलती थी, लेकिन मुझे वो बेहद पसंद थी। मैं उसे साइड पर रखकर अपने बाकी खिलौनों से खेल रही थी कि तभी अचानक से मैंने देखा वो गुड़िया गोल गोल घूम रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी गुड़िया घूम कैसे रही है। मैं उस वक्त इतनी छोटी थी कि मुझे ये देखकर डर लगने के बजाय खुशी महसूस हो रही थी, और मैंने खुशी में तालियां बजाना शुरू कर दी कि मेरी गुड़िया घूम रही है। बिल्कुल वैसे घूम रही थी जैसे हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची की गुड़िया घूमा करती थी। उस बच्ची के पास मशीन वाली गुड़िया थी जो बैटरी से चलती थी, और मेरे पास ये सादा सी गुड़िया थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे भी ऐसी गुड़िया मिले, लेकिन अम्मा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे वैसी महंगी गुड़िया लेकर देती। इसलिए आज जब ये गुड़िया अपने पाँव पर गोल गोल घूम रही थी तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैं भी उसके साथ गोल गोल घूमने लग गई। कुछ देर बाद वो घूमना बंद हो गई और वापस अपनी जगह पर जैसे मैंने रखी हुई थी बिल्कुल वैसे ही बैठ गई। मैंने आसपास देखा, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर ये किस तरह से वहां बैठी है, ये सोचकर मैं हैरान रह गई। शाम होने से पहले मैंने अपनी सारी गुड़िया और बाकी खिलौने जमा किए और घर की तरफ चली आई। आज मैं बेहद खुश थी। अम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो। मैंने अम्मा को असल बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानती थी अम्मा को मेरा पहाड़ी के पास जाना पसंद नहीं है, और अगर मैंने अम्मा को ये बात बता दी तो वो मुझे घर से भी नहीं निकलने देंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं गुड़िया से कैसे खेल पाऊंगी। मैं रात भर गुड़िया को अपने बगल में दाबे लेटी रही और सोचती रही कि कल मैं दोबारा पहाड़ी के पास जाकर गुड़िया को वहीं बिठा दूंगी, और जब वो गोल गोल घूमेगी तो मुझे कितनी खुशी महसूस होगी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। अम्मा ने कहा कि गुड़िया तो साइड पर रख दो, इसे क्यों अपने पास रखकर सो रही हो। लेकिन मैंने अम्मा की बात नहीं मानी। सुबह उठी तो देखा गुड़िया मेरे पास ही थी। मैं फौरन से तैयार हुई, नाश्ता वगैरह किया और अम्मा से कहा कि मैं खेलने जा रही हूँ। उस वक्त मैं काफी छोटी थी। अम्मा ने मुझसे कहा कि स्कूल जाओ,
लेकिन मैंने मना कर दिया और मैं फौरन से पहाड़ी के करीब आकर बैठ गई। मैंने गुड़िया वहां रख दी और इंतजार करने लग गई कि गुड़िया कब घूमेगी। काफी देर के बाद भी जब गुड़िया नहीं घूमी तो मैं मायूस हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद गुड़िया अचानक से घूमना शुरू हो गई। ये मंजर देखकर तो खुशी से मेरी चीखें निकल गईं, लेकिन अम्मा जो मुझे स्कूल भेजने पर तुली हुई थी वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गई और मेरी गुड़िया को यूं गोल गोल घूमते देखकर हैरान रह गई। मुझे कहने लगी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना, फिर तुम इस पहाड़ी में आकर कैसे खेल रही हो, चलो उठो यहाँ से। मैं जानती थी कि अम्मा गुड़िया को देखकर परेशान हो गई हैं, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं बोली। मैंने वो गुड़िया उठाई और अम्मा के साथ साथ वापस आ गई। अम्मा ने मुझे तैयार किया और स्कूल भिजवा दिया। लेकिन उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आई और गुड़िया ढूंढ रही थी तो मुझे गुड़िया नहीं मिली। मैं नहीं जानती कि गुड़िया कहाँ गई। मुझे शक था कि वो गुड़िया अम्मा ने ही कहीं फेंक दी है, क्योंकि उन्हें लगता था अगर मैं वहां गई तो मेरे साथ साथ गुड़िया पर भी जिन्नात का साया हो गया होगा, इसलिए वो घूम रही थी। मुझे वहां जाने से रोकने के लिए और उस साय से बचाने के लिए उन्होंने वो गुड़िया फेंक दी होगी। अगले कई दिन तक मैं नाराज रही, लेकिन अम्मा ने मुझे उस गुड़िया के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब भी उनसे पूछती तो वो कहती मुझे नहीं पता। अगले कुछ सालों में मैंने स्कूल छोड़ दिया था और बड़ी हुई तो गुड़िया का किस्सा भी भूल गई थी। बचपन की बात थी, यही सोचकर मैं भूल गई। उस वक्त तो मुझे जिन्नात वगैरह समझ भी नहीं आते थे। मुझे तो बस गुड़िया का गोल गोल घूमना पसंद था। अब वो जैसे मर्जी घूम रही है, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उस दिन के बाद से मैं दोबारा कभी पहाड़ी के करीब नहीं गई। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। बड़ी होती गई तो लोगों के मुंह से अलग अलग किस्से सुनती रही। सबकी जुबान पर उस पहाड़ी को लेकर अलग अलग ही कहानियां होती थी। हमारे पड़ोस में रहने वाली रेशमा का कहना था कि उसकी अम्मा जब ब्याह कर इस गांव में आई थी तो इस पहाड़ी के करीब से गुजर कर ही आई थी, और अगले 2-3 महीने तक उन्हें इतना तेज बुखार रहा था कि लगता था कि किसी भी वक्त मर जाएंगी, लेकिन शुक्र है बच गई। और भी बहुत सारी कहानियां मशहूर थीं कि जो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मुझे लोगों की ये बातें मन घड़त लगती थी, लेकिन डर भी बेहद लगता था। मैं जब भी अम्मा से इस बारे में कोई सवाल करती तो वो मुझे आगे से ये कहकर चुप करवा देती कि आज के बाद तुम इस पहाड़ी का जिक्र भी नहीं करोगी। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना था कि तुम्हारे अब्बा भी उसी पहाड़ी पर जाकर मरे थे। जब ये वाकया मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे कभी नहीं बताती थी कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई। फिर उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया और कहने लगी, जब तुम काफी छोटी थी, तुम्हारा सबसे छोटा भाई उस वक्त चंद माह का था। मैं उसे सुलाकर तुम्हारे अब्बा का इंतजार कर रही थी। वो सर्दियों की रातें थीं और बारिश काफी तेज हो रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश थी और तुम्हारे अब्बा अपने काम से अब तक वापस नहीं आए थे। मैं बार बार दरवाजे पर जाकर देखती कि कब वो वापस आएंगे। कुछ देर बाद मुझे वो दूर से आते नजर आए। मैंने फौरन से सोचा कि उनके लिए खाना चढ़ाती हूँ और उन्हें खाना गर्म करके दूंगी। वो घर पहुंचे तो उनके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। मैंने उन्हें पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए और खाना गर्म करने लगी। घर में लकड़ियां तकरीबन बिल्कुल ही खत्म हो गई थीं। तुम्हारे अब्बा को ठंड लग रही थी और उस वक्त इतनी लकड़ियां मौजूद नहीं थीं कि मैं लकड़ियों पर आग जलाकर उन्हें गर्माहट फराहम करती। इसलिए तुम्हारे अब्बा ने छाता लिया और कहने लगे, मैं जाकर लकड़ियां काट कर लाता हूँ, करीब से ही काट कर ले आऊंगा। मैंने उन्हें मना किया कि बाहर मत जाएं, बहुत तेज बारिश है, बाहर खतरा है, इस वक्त नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं माने और कहने लगे, बच्चों को भी ठंड लग जाएगी, मेरी तो खैर है, लेकिन बच्चे कैसे इस ठंड में रहेंगे। ये कहकर वो घर से निकल गए। मैं एक बार फिर से दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार करने लग गई। वो जहाँ से लकड़ियाँ काटने गए थे वो जगह सिर्फ 5 मिनट के फासले पर थी, लेकिन आधा घंटा गुजर गया और वो वापस नहीं आए और बारिश थी कि हर लम्हा तेज होती जा रही थी। मैं तुम सबको छोड़कर तुम्हारे अब्बा को ढूंढने के लिए निकल गई। इधर उधर मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं तुम्हारे अब्बा नहीं मिले।
आस पास के लोगों के भी दरवाजे खटखटाए, लेकिन तुम्हारे अब्बा कहीं नहीं थे। कुछ घंटों के बाद जब बारिश थमी तो एक बार फिर हम सब गांव वाले निकले और तुम्हारे अब्बा की तलाश करने लग गए। वो रात के वक्त निकले थे और अब सुबह हो चुकी थी। रोशनी फैली तो सबको उम्मीद हुई शायद वो मिल जाएंगे। तभी किसी ने कहा कि चलो जाकर उस पहाड़ी के करीब देखते हैं। ये सुनकर तो मैं डर गई कि कहीं इस पहाड़ी की वजह से तो उन्हें कुछ नहीं हो गया। लेकिन पहाड़ी यहाँ से काफी दूर थी। आखिर वो वहाँ क्यों गए होंगे जबकि लकड़ियाँ उन्हें बाआसानी यहाँ करीब से मिल सकती थी। लेकिन किसी उम्मीद के तहत हम सब पहाड़ी की तरफ चल पड़े। जब हम पहाड़ी के करीब पहुंचे तो मेरी तो चीखें ही निकल गई थी, क्योंकि तुम्हारे अब्बा का धड़ और उनका सर दोनों अलग अलग पहाड़ी के बिल्कुल करीब पड़े हुए थे। ये मंजर मैं देख नहीं पाई। सबने यही कहा कि पहाड़ी के जिन ने तुम्हारे अब्बा को मार दिया होगा, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा पहाड़ी के करीब जाने से मना करती थी। मैं नहीं जानती कि असल में किस जिन ने ही तुम्हारे अब्बा को मारा है, या कोई जंगली जानवर था जिसने तुम्हारे अब्बा का शिकार कर लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे अब्बा जो घर के करीब से ही लकड़ियां लेने गए थे, वो आखिर उस पहाड़ी के करीब कैसे चले गए। इस बात का जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया। उस दिन के बाद से तो पहाड़ी के करीब पर हर एक ने ही जाना छोड़ दिया। उसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तुम भी कभी उस पहाड़ी के करीब मत जाना। अम्मा की बातें सुनकर तो मेरे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। आज से पहले अम्मा ने मुझे कभी नहीं बताया था कि मेरे अब्बा की मौत किस वजह से हुई थी, और आज जब बताया तो मैं कई लम्हों तक कुछ कह भी नहीं पाई। अम्मा का डर भी ठीक था, इसी वजह से वो मुझे पहाड़ी के करीब जाने से मना करती थी। मेरे अब्बा कितनी दर्दनाक मौत मरे, ये सोचकर ही मुझे रोना आने लगा था। अब्बा की बहुत कम परछाई मुझे याद थी, लेकिन वो बहुत ही रहमदिल थे। हमारे लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर उस रात वो हमारे लिए बाहर ना जाते तो आज वो हमारे बीच में होते। न जाने कैसे उनकी मौत हो गई। अगले कई दिन तक तो मैं बहुत परेशान रही। फिर अम्मा के समझाने पर मैंने उस सब वाक़े को भुलाने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस वाक़े को कभी भुला ही नहीं सकती थी। अम्मा इतने सालों से अपने दिल में ये दर्द लिए रह रही थी। अम्मा ने मुझसे वादा लिया कि अपने बाकी बहन भाइयों को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने भी उनसे वादा लिया, क्योंकि वैसे भी वो इतना छोटे थे कि उन्हें ऐसी बात जानने से सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं होना था। उस दिन के बाद से मैंने खुद ही उस पहाड़ी के बारे में सोचना छोड़ दिया और दोबारा से अपनी मामूल की जिंदगी पर लग गई। एक दिन रात के वक्त मुझे शदीद प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से उठकर बाहर आई तो देखा बाहर का दरवाजा खुला पड़ा था। रात के इस पहर दरवाजा किसने खोला होगा? अम्मा दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी, या हो सकता है कि हवा से खुल गया हो। वैसे भी गांव में ऐसे वाकयात होते रहते थे। यही सोचकर मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। तभी मुझे अचानक से महसूस हुआ कि जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। अब तो मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, लेकिन बाहर तेज हवा चल रही थी। शायद हवा की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ, या वाकई में किसी को मदद की जरूरत है, क्योंकि अम्मा दाई थी और किसी को भी मदद की जरूरत कभी भी पड़ जाती थी। इस ख्याल के आते ही मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सारी जगह सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दरवाजा सही से बंद कर दिया और पानी पीकर अंदर आकर वापस लेट गई। बार बार मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पूरी रात मेरी आंखों में कट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदलती। अम्मा ने जब मुझे ये करते देखा तो बोली, क्या हुआ फिजा, नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं अम्मा, वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली है। सुबह हुई तो मैंने अम्मा को भी उठाया और खुद भी उठकर मुंह हाथ धोने गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ी। मुंह धोकर मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि आईने में मौजूद मेरे चेहरे पर अजीब अजीब काले रंग के निशान थे और मेरे देखते ही देखते वो बढ़ते जा रहे थे। अपने चेहरे को इतनी खौफनाक हालत में देखकर मैं डर गई थी। अम्मा मेरी चीख सुनकर भागी भागी आई और कहने लगी, फिजा क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मा वो देखें, मेरे चेहरे को क्या हो रहा है?
अम्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? बिल्कुल सही तो है चेहरा। अम्मा के कहने पर मैंने एक बार फिर शीशे में देखा तो अब की बार मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। कुछ देर पहले मैंने अपने चेहरे को एक भयानक रूप में देखा था और ये बिल्कुल ठीक था। शायद मेरा वहम हो, यही सोचकर मैं बाहर आ गई, लेकिन ये वाकया मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। अम्मा ने कहा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर को संभाल लेना। ये कहकर अम्मा घर से सब्जियां लेकर निकल गई। पीछे मैंने अपने बहन भाइयों को उठाया और उन्हें नाश्ता वगैरह देकर स्कूल भेजा। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी। मुझे बार बार खौफ आ रहा था। मैं गुस्ल खाने की तरफ भी नहीं जा रही थी कि दोबारा कहीं मुझे अपना चेहरा अजीब नजर न आए। अगले कई दिन तक मैंने दोबारा आईना नहीं देखा। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, गर्मी बहुत हो चुकी है, लीमू का शरबत बनाकर दे दे। मैंने अम्मा को लीमू का शरबत बनाकर दिया और अपने लिए भी एक ग्लास में डालकर किचन में बैठ गई। मैं साथ में खाना बना रही थी। मैंने बिना देखे शरबत उठाकर पीना शुरू किया और ग्लास रखने ही लगी थी कि अचानक से मेरी निगाह ग्लास पर पड़ी और वहां पर बहुत सा खून नजर आया। मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। अम्मा शोर सुनकर आई और कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस गलती से गिर गया है। ये कहकर मैंने उस जगह को साफ किया। अभी मैंने वो जगह साफ ही की थी कि दोबारा वहां खून के छींटे नजर आए। ये मंजर देखकर तो मेरी रही सही जान भी निकल गई। अब तो मैं सही मानों में परेशान हो गई थी, लेकिन ये सब बताकर अम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोचा कि खुद ही इस मसले का हल निकालती हूँ। जिस वक्त अम्मा घर नहीं थी, मैं अपनी पड़ोसन रेशमा के पास गई। वो मेरी वाहिद सहेली थी जो मेरे हर सुख दुख को समझती थी। मैंने उसे उस दिन से होने वाले अब तक के सारे वाक़े कह सुनाए और कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है। रेशमा ये सुनकर डर गई और कहने लगी, तुम सच बोल रही हो ना? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मैंने उससे कहा कि ये असल में मेरे साथ हो रहा है। उस रात मैं जब पानी पीने के लिए उठी तो बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरी रात बेचैनी से सो नहीं पाई और अगली सुबह जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो भी स्याह पड़ चुका था। पूरे चेहरे पर स्याह लकीरें बनी हुई थी और थोड़ी देर बाद बिल्कुल सही नजर आ रहा था। अब मुझे खून नजर आया है। मैं क्या करूं? अम्मा को इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मुझे खुद ही इसका हल निकालना है। रेशमा बोली, ठीक है, हम इसका हल निकालते हैं, लेकिन आखिर हम क्या करेंगे? काफी देर तक मैं और रेशमा बैठकर सोचते रहे कि आखिर हम किससे मदद लें। फिर रेशमा ने मुझे बताया कि गांव के पिछले हिस्से में एक मौलवी रहती हैं। उनके बारे में बहुत सुना है कि जिन्नात वगैरह निकालने में माहिर हैं। अगर हम जाकर उनसे मदद मांगे तो। रेशमा की बात मुझे ठीक लगी। हम दोनों अम्मा को बिना बताए उन मौलवी साहब के पास चले गए और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। मैंने उन्हें अपने अब्बा के बारे में भी बता दिया था। मौलवी साहब ने जब सारी बात सुनी तो मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर वालों के ऊपर जिन्नात की खास नजर है और वो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसा क्यों है इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। फिलहाल मैं तुम्हें दम वाला पानी देता हूँ, रोजाना इसे पीना और घर में इसका छिड़काव करते रहना। मैं उनसे पानी लेकर घर आ गई और उसे पीने लगी और घर में छिड़काव करती। अम्मा मुझसे पूछती कि क्या कर रही हो, तो मैंने उनसे कहा कि ये दम वाला पानी है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिन तक सब ठीक रहा और दोबारा मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं भी मुतमईन हो गई कि चलो वो जिन्नात यहाँ से चले गए हैं और अब उनसे मेरी जान छूट जाएगी। मैं वापस अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। अम्मा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि जल्द मेरी शादी कर दे और उसके लिए वो रोजाना किसी न किसी से बातचीत किया करती थी। उन्हीं दिनों पास के गांव से एक औरत आई और उसने अम्मा से कहा कि मेरी बहू हामला है, किसी भी वक्त आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ से शहर दूर था, इसलिए वहाँ अस्पताल ले जाने में काफी वक्त जाया हो जाता था। लोग अम्मा के पास ही आते थे। अम्मा बोली, ठीक है, जब जरूरत हो मुझे पैगाम भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी।
कुछ दिन बाद उसने पैगाम भिजवाया कि हमें आपकी ज़रूरत है, जल्दी आ जाएं। अम्मा अपनी ज़रूरत का सामान लेकर उस औरत के घर की तरफ निकल पड़ी। मैं जानती थी कि अम्मा दूसरे गांव जाने के लिए तांगा लेकर ही जाएंगी। अम्मा निकल गईं और मैं पीछे घर पर अपने बहन भाइयों का ख्याल रखने लग गई। मैंने खाना वगैरह भी बना लिया। काफ़ी घंटे गुजर गए और अम्मा वापस नहीं आई। फिर धीरे धीरे शाम होने लग गई और अब मेरी परेशानी बढ़ने लग गई थी कि अम्मा वापस क्यों नहीं आई है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गई। हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था सिवाय एक औरत के। उसने कहा कि वो पहाड़ी की तरफ जा रही थी। पहाड़ी का सुनकर तो मैं डर गई। अब्बा के साथ होने वाला हादसा मुझे याद आया, लेकिन अम्मा का वहां पर क्या काम था? अम्मा ने तो दूसरे गांव जाना था। अगला दिन भी पूरा गुजर गया और अम्मा वापस नहीं आई। मैंने सरे शाम ही अपने भाई को लिया और उनकी तलाश में निकल पड़ी और अब उस पहाड़ी के करीब आकर मैं बैठी थी। भाई के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उससे पानी लेकर अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। जब काफी वक्त गुजर गया तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढ कर आती हूँ। ये ना हो कि वो भी किसी हादसे का शिकार हो जाए। यही सोचकर मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी मैं एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मेरे कदम वहीं के वहीं गड़ गए, क्योंकि बिल्कुल सामने पहाड़ी की चोटी से 2 लाशें गिर रही थीं। दोनों मेरे कदमों के सामने आकर गिरी। कटे सर और अलग हुए धड़ के साथ वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि मेरी अम्मा और मेरे भाई की थीं। ये इतना भयानक मंजर था कि मैं खौफ से बेहोश हो गई। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को गांव के किसी घर में पाया। मेरे आसपास औरतें जमा थीं। पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैं बेहोश किस वजह से हुई थी। वो वाकया याद करके दोबारा से मेरी चीखें निकलना शुरू हो गईं। औरतों ने मुझे बमुश्किल संभाला। मैंने उनसे पूछा कि मेरा भाई और मेरी अम्मा कहाँ हैं, तो उन्होंने सर झुका दिए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें दफना दिया गया था। इस गम से चूर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे छोटे बहन भाई थे जिन्हें मैंने संभालना था। मैं दौड़ी दौड़ी नंगे पांव घर की तरफ भागी तो वो सब एक जगह बैठे रो रहे थे। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने उन बच्चों को उनके भाई और माँ की लाश नहीं देखने दी, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी कि अगर वो देखते तो उन्हें सदमा लग सकता था। मैं वहीं सहन में बैठ गई। मैं समझ गई थी कि हमारे घर पर किसी बुरे जिन का साया है और कोई जानबूझकर हमें शिकार बना रहा है। मेरे अम्मा और अब्बा और मेरा भाई तीनों इस दुनिया से चले गए थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस पहाड़ी की वजह से। गुस्से में मैं उठी और एक कदाल लेकर पहाड़ी की तरफ बढ़ गई और जोर जोर से कदाल पहाड़ी पर मारने लग गई और चिल्लाने लग गई कि कौन हो तुम, क्यों मारते हो मेरे घर वालों को। लेकिन फिर गांव वाले मुझे जबरदस्ती वापस घर ले आए और कहने लगे कि ऐसे करोगी तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। पहाड़ी के करीब मौजूद लोगों ने अपने घर तब्दील कर लिए और इस जगह को खाली कर दिया। कुछ अरसा गुजर चुका था इस वाक़े को और मैंने अपने बहन भाइयों के लिए खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस वाक़े को मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। हर वक्त उसी बारे में सोचती रहती थी। अब अम्मा की जगह सब्जियां मैंने बेचना शुरू कर दी थी। एक दिन मैं थकी हारी घर आई और सोने के लिए लेटी तो बिस्तर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पूरा बिस्तर फूलों से सजा हुआ था। फूलों की महक मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। मुझे बेहद हैरत हो रही थी कि ये बिस्तर फूलों से किसने सजाया है। आखिर फिर सोचा शायद छोटे भाई बहन में से किसी का काम होगा। वैसे भी मेरी छोटी बहन अक्सर फूल तोड़ तोड़ कर लाती ही रहती थी। ये सोचकर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिमाग में काफी हलचल मची हुई थी। अब तक जितने भी वाकयात हुए थे वो सब मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। न जाने कब मुझे सबसे निजात मिलेगी। मैंने पहले अब्बा को खोया और अब अम्मा को भी खो दिया था, मगर मेरे साथ भी कुछ बुरा होता है या मेरे बहन भाइयों के साथ तो फिर क्या होगा, ये सोचकर मैं खौफ से कांपने लग गई। फिर सारी सोचों को झटका और चुपचाप सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। अब तक तो मुझे उठ जाना चाहिए था। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और काम के लिए घर से निकल पड़ी।
बहन भाई स्कूल जा चुके थे, वरना हमेशा मैं उनको स्कूल जाने से पहले उठकर उन्हें नाश्ता वगैरह देती थी और उसके बाद स्कूल भेजती थी। और आज मैं वक्त पर नहीं उठ पाई और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं था। शाम को जब मैं घर वापस आई तो देखा एक बार फिर से बिस्तर पर फूल ही फूल थे। मैंने अपने भाई से पूछा कि ये फूल कौन लेकर आया है, तो वो कहने लगा पता नहीं, शायद बहन लाई होगी। मैं इतना परेशान थी कि किसी से पूछने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही बिस्तर पर लेटी मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर से मैं बहुत देर से उठी थी। 2-3 दिन तक यही सब होता रहा। रोजाना बिस्तर पर फूल होते और जब मैं लेटती फौरन से नींद आती और इतनी गहरी नींद आती कि मैं काफी देर से उठती। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि रोज फूल कहाँ से आते हैं। एक दिन मैं सोकर उठी तो आसपास का मंजर देखकर हैरान रह गई। मैं अपने घर के कमरे में नहीं बल्कि कहीं और ही थी। ये बिस्तर तो मेरा नहीं था। अजीबोगरीब किस्म का इलाका था और अजीब अजीब लोग आसपास मौजूद थे। मेरे बिल्कुल करीब एक लड़की बैठी हुई थी। मुझे जागते देखकर बोली, उठ गई हो, तैयार हो जाओ। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझे अभी भी लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो सब तो हकीकत थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती तैयार किया और साथ लिए एक कमरे की तरफ बढ़ गए और कहने लगे, ये शहंशाही जिन्नात का कमरा है, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिन्नात का नाम सुनकर तो मैं डर गई थी। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? उन लड़कियों ने मुझे बताया कि तुम जिन्नात की बस्ती में हो और अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैं डरते डरते अंदर की तरफ गई। देखा सामने तख्त पर एक नौजवान बैठा था। लड़की ने इशारा किया और कहा, यही शहंशाह जिन्नात हैं, इनके सामने बैठ जाओ। मैं नीचे बैठ गई। यूं लग रहा था जैसे कोई मैकेनिकी अंदाज में मुझसे ये सब करवा रहा है। मेरी समझ बूझ जैसे कहीं खो गई थी। शहंशाह जिन्नात ने मुझे देखा, कहने लगा, जिन्नात की बस्ती में खुश आमदीद। मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं तो अपने घर में सो रही थी। लड़की ने मुझे कहा कि जुबान मत चलाओ, अगर तुम अपने बहन भाइयों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें शहंशाह जिन्नात की खिदमत में रहना होगा। इन्हें तुम पसंद आ गई हो। तुम उस पहाड़ी पर हो और ये पहाड़ी हमारी है। ये पूरा इलाका हमारा है। जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करता है हम उसे मार देते हैं, लेकिन तुम्हें शहंशाह जिन्नात ने पसंद कर लिया, इसलिए तुम आज जिंदा हो। अगर तुम चाहती हो कि बाकी सब भी जिंदा रहे तो तुम्हें यही रहना होगा और हमारी हर बात माननी होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने उनसे कहा, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मेरे बहन भाई हैं, उनका ख्याल रखना है। लेकिन वो मुझे जबरदस्ती वापस कमरे में ले गए। जिस बिस्तर पर मैं सोकर उठी थी वो शहंशाह जिन्नात का ही बिस्तर था। मैं कब यहाँ आई, कैसे आई, कुछ इल्म नहीं था। मैं यहाँ से वापस जाना चाहती थी। वहीं बैठकर रोने लग गई। एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ए लड़की, जिन्नात की बस्ती में ये सब नहीं चलता, तुम्हें अब यहीं रहना होगा और एक बार जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाता। अगर तुम यहाँ ना रही तो तुम्हारे पूरे गांव को हम जलाकर आग कर देंगे। तुम्हारे बहन भाई, उनका अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे बाप माँ और तुम्हारे भाई का हुआ था। उन्हें हमारे लोगों ने ही मारा था क्योंकि उन्होंने यहाँ आने की गलती कर ली थी। इतने जालिम थे ये सब जिन्नात कि मुझे उनके जुल्म से खौफ आ रहा था, कहीं मेरे बहन भाइयों को कुछ ना कर दे। मैंने उनसे मिन्नत की कि अगर मेरे बहन भाइयों को कुछ ना करने का वादा करते हैं तो मैं यहीं रह लूंगी। जब तक आप कहेंगे मैं यहीं रहूंगी और जो कहेंगे वही करूंगी। औरत ने मेरी बात पर मुझे घूर कर देखा और वहां से चली गई। वो एक जिनजादी थी, इतना तो मुझे पता चल गया था। ये बहुत ही जालिम थे, किसी पर रहम नहीं खाते थे, एक दूसरे को भी मारने से नहीं छोड़ते थे। मुझे परवाह थी तो सिर्फ अपने बहन भाइयों और गांव वालों की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। अगर मुझे अपनी कुर्बानी देकर उन्हें बचाना पड़ रहा था तो मैं इसके लिए राजी थी। मैंने जो इतनी कोशिशें की थीं कि किसी भी तरह जिन्नात के सरदार से पीछा छूट जाए, लेकिन मैं एक भी कोशिश में कामयाब नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा उनके चुंगल में फंस गई थी। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, और अगर मैं एक बार निकल भी जाती तो ये लोग दोबारा मुझे ढूंढ लेते और वापस इस जगह ले आ जाते, और हो सकता था
کہ मेरे करीबी रिश्तेदारों में से किसी एक को मार देते, उनसे हर चीज की बईद रखी जा सकती थी। इसलिए मैंने मुंह बंद रखना ही जरूरी समझा। यहाँ पूरा दिन सोया जाता और रात के वक्त जागा जाता था। ये सब लोग हर महीने एक जश्न मनाते थे और उसमें किसी न किसी इंसान की बलि जरूर चढ़ाई जाती थी। सालों पहले उन्होंने मेरे बाप की बलि चढ़ाई थी और मैं अपने बाप के खूनियों के बीच में ही रह रही थी। उन्हें इंसानों से नफरत सी थी, लेकिन चूंकि मैं बचपन से इस पहाड़ी के करीब आकर खेलती थी, इसलिए शहंशाह जिन्नात ने मुझे पसंद कर लिया था और अपनी खिदमत में रखने का अंदिया दिया। मैं राजी हो गई और करती भी क्या, मैं वहाँ साफ सफाई करती और खाने वगैरह बनाती, सारे काम काज किया करती थी। वो लोग मुझे हाथ नहीं लगाते थे। एक बार एक जिनजाती मुझे हल्का सा छुआ तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में अंगारे भर गए हों। इतनी जलन हुई थी मुझे उसके छूने से। आग की तपिश ने मेरे चेहरे को ही झुलसा दिया था। मुझे यहाँ रहते हुए 2 माह का अरसा गुजर गया था, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई थी। डर लग रहा था कि कहीं ये अपनी बात से मुकर कर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन यहाँ किसी से सवाल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि उनके काम में कोई भी टांग अड़ाए। जिस रात उनका जश्न था उस रात मैंने सोचा क्यों ना मैं चुपके से जाकर अपने बहन भाइयों की खबर लेकर आ जाऊं, क्योंकि जश्न वाले दिन ये लोग अपने आप में ही मसरूफ रहते थे। इधर उधर की उन्हें कोई खबर नहीं थी। बाहर जश्न मनाया जा रहा था और मैं अंदर बैठी सोच में मुब्तला थी। मैंने अपना भेस बदला और चुपके से पहाड़ी के पिछले हिस्से से बाहर निकली और पहाड़ी की तरफ चढ़ने लग गई। चढ़ते चढ़ते मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन वो पहाड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। अब तक मैं चोटी पर भी नहीं पहुंची थी। मुझे तो वहां जाने में 2 से 3 दिन लग जाने थे। अब मैं क्या करूं? परेशान हाल में वहीं बैठ गई। वहां से मुझे गांव थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, लेकिन लोगों को देखना मुमकिन नहीं था। मैं वहां बैठकर ये सब सोच रही थी कि अचानक से एक जिनजादी वहां आ गई। उसे देखकर मैं डर गई कि कहीं वो मुझे इसकी सजा न दे और जाकर सबको बता न दे। लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। तुम अपने घर वालों से मिलना चाहती हो, आओ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वो मुझे अपने साथ लिए गांव आ गई और मुझे मेरे घर के अंदर ले गई। मैंने देखा मेरे बहन भाई खामोशी से सो रहे थे। शुक्र था कि वो सब सही सलामत थे। न जाने मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। वो जिनजादी मुझसे कहने लगी, इनमें से कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता। चलो काफी देर हो चुकी है, आओ अब हम वापस चलते हैं। मैं उसके साथ वापस आ गई और उस पहाड़ की चोटी पर बैठ गई। उसने मुझे बताया कि मैं जिन्नात के दूसरे कबीले से यहाँ लाई गई हूँ। मेरे माँ बाप को भी उन्होंने मार दिया था। ये जिन्नात बहुत ही बुरे हैं। तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। मेरे दिल में उनके लिए कोई रहम नहीं। तुम्हें भी यहाँ जबरदस्ती लाया गया है और तुम तो इंसानों की बस्ती से हो। जब भी तुम्हें अपने बहन भाइयों से मिलना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब चलो वापस चलते हैं, वरना उन्हें शक हो जाएगा। उसके बाद जब भी मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना हो तो मैं जिनजादी की मदद से अपने बहन भाइयों को देखकर वापस आ जाती। मैंने सबको नसीब समझकर कबूल कर लिया था। जानती थी आखिरी सांस तक मुझे यहीं रहना है और अब मैं यहाँ की आदी हो चुकी थी। अपने बहन भाइयों की जिंदगी के बदले में मैंने अपनी बलि चढ़ा दी थी और ऐसा करके मुझे कोई अफसोस नहीं था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।